गोल रोटी चाहिए। शालू बेटा, मैं ज़रा अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। बाकी सबकी रोटियाँ बनाकर मैंने कैसरोल में रख दी है, लेकिन तुम्हारे पापा ठंडी रोटियाँ तो खाएंगे नहीं। तो तुम ऐसा करना, पापा की 2 रोटी बनाकर उनको खिला देना। मम्मी आपको पता है ना मुझसे रोटियां नहीं बनती, फिर क्यों मुझसे रोटी बनवानी है आपको? अरे बेटा, 20 साल की हो गई है तू, 2 रोटी बनाने के लायक भी नहीं है क्या? मम्मी 3 दिन के लिए तो आई हूँ मैं हॉस्टल से, उसमें भी आपको मेरे हाथ की रोटियां खानी है। ये नहीं कि बेटी को थोड़ा लाड प्यार कर ले, उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर खिला दें। नहीं, यहाँ तो हमारी मम्मी इस फिराक में रहती है, 3 दिन में कैसे 300 काम करा ले मुझसे। तो बेटा, लाड़ प्यार का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बच्चों को अपंग बना दो, और घर के छोटे मोटे काम करके घिस तो नहीं जाएगी तू। मम्मी आपकी सोच ना वही है कि लड़की अगर चांद पर भी पहुंच जाए ना तो भी घर से चाय पराठा बनाकर जाए। अरे मम्मी, ये छोटे छोटे काम जिनके लिए आप मुझे ताना देती रहती हो ना, ये सब सस्ती मजदूरी वाले काम है। थोड़े से पैसे देकर ये काम किसी से भी करवाया जा सकता है। इसलिए ऐसा मत दिखाओ कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती तो कोई पहाड़ टूट गया हो। हाँ, नहीं आती, बस कुछ दिन की तो बात है। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही बढ़िया जॉब लग जाएगी मेरी, और फिर उसके बाद मैं एक नौकर रख लूँगी जो मेरे घर में रोटी सब्जी कपड़ा खाना बर्तन सब काम करेगा। मुझे काम करना ही नहीं पड़ेगा। बेटा, ये पढ़ाई नौकरी शादी इन सब की डिक्शनरी में सास का नाम आता है कहीं? ससुराल का नाम सुना है कि नहीं? ससुराल में अच्छी अच्छी लड़कियों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं। बेटा, जो सर्वगुण संपन्न होती है ना, उनके कामों में भी 10 कमी बताती है सास। और तुझे तो एक काम ढंग से नहीं आता। सोच ले तेरा क्या होगा। मम्मी, जैसी आप बात करते हो ना, ऐसी बात तो कोई सास भी नहीं करती होगी। अरे मैं आपकी सगी बेटी हूँ या सौतेली? बेटा, बदनसीबी से तू मेरी ही सगी बेटी है, लेकिन तेरे अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं जिससे कोई ये कह सके कि तू मेरी बेटी है। मुझे देख ले, इतने साल हो गए, खाना बनाने में कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। नमक तेल मिर्च मसाला कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ मुझसे। तेरे पापा ऐसे ही उंगलियां चाट चाट कर नहीं खाते मेरे हाथ का खाना। तुम्हारे अंदर तो वो गुण ही नहीं है। पता नहीं तुम कैसे अपना घर चलाओगी। अरे मम्मी, मैं पढ़ी लिखी होशियार लड़की हूँ, दुनिया चलाने की काबिलियत रखती हूँ, और यह आपको बस घर की पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, मेरे अंदर नहीं है बहू वाले गुण, तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे हम भी। तुम्हारे जैसे बच्चे पहले ऐसा ही कहते हैं, और फिर बाद में मेरी शादी करवा दो मेरी शादी करवा दो क्या कर आगे पीछे घूमते हैं। समय आने दो, देखा जाएगा। किसी तरह माँ की नज़रों से बचते हुए 3 दिन का समय बिताने के बाद शालू वापस अपने हॉस्टल चली गई थी। 2 साल बाद इंजीनियरिंग पूरी होने पर उसने MBA में एडमिशन ले लिया था। MBA के लास्ट सेमेस्टर में ही कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छा जॉब ऑफर हो गया था। बेटा शालू, अब तो तेरी नौकरी लगे भी 2 साल हो गया है। मुझे लगता है अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। माँ के सुझाव पर शालू ने कोई विरोध नहीं जताया, तो शालू की माँ ने अपनी बेटी के लिए बिरादरी में एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में शालू की माँ को विवेक नाम का एक लड़का अपनी बेटी के लिए पसंद आ जाता है। देखिए बहन जी, वैसे तो हमारी शालू बहुत होशियार है। ये जो आप इतने सारे मेडल और ट्रॉफी देख रही है ना, सब इसी के हैं। लेकिन घर के काम। अरे बहन जी, हम समझते हैं, आप घर के कामों की फिक्र मत करिए। हमारे घर में नौकर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई, इतनी गुणी बिटिया है आपकी, फिर चिंता की क्या बात है। समधन की बात सुनकर शालू की माँ काफ़ी निश्चिंत हो गई थी। अरे ये तो बड़प्पन है विवेक की माँ का कि मेरे सच बता देने के बाद भी वो तुझसे रिश्ता जोड़ने को तैयार हो गई, वरना मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि तू पूरी ज़िंदगी मेरी ही छाती पर मूंग दलेगी। मम्मी, सबकी सोच आपकी तरह नहीं होती। आपके पैमाने के अनुसार तो घर के काम से ही लड़की की अच्छाई और बुराई तय होती है। खैर, शालू की माँ अपूर्वा और शालू कभी इस बात पर एक राय ना हुए थे, और शायद होने वाले भी नहीं थे। कुछ ही दिनों में शालू की शादी धूमधाम से विवेक के संग हो जाती है। शादी के बाद, देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी को पूरे 10 दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें रसोई संभाल लेना चाहिए। हैं? रसोई मैं संभालूंगी क्या? बेटा, शादी के बाद तो बहुएं ही रसोई संभालती है ना, इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? लेकिन आपने तो कहा था ना आपके यहाँ नौकर चाकर है,
पर मुझे खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? बेटा तुम समझने में शायद भूल कर रही हो। मैंने कहा घर के कामों के लिए नौकर हैं, लेकिन खाना तो नौकरों के हाथ का नहीं खाएंगी ना बेटा। तुम चाहे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों को हाथ भी ना लगाओ, लेकिन खाना तो तुम्हें अपने हाथ से ही बनाना होगा। चलो जल्दी से जाओ और लंच रेडी कर दो। सास की बात सुनकर अब तो शालू का माथा घूम रहा था। चलो यूट्यूब देखकर खाना बना लेती हूँ, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेंशन की कोई बात नहीं है। शालू यूट्यूब देखकर सब्ज़ी तो बना लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रोटी बनाना यूट्यूब देखकर नहीं प्रैक्टिस करने से सीखा जाता है। शालू यूट्यूब की मदद से रोटियां बनाती तो ज़रूर है, लेकिन उसकी रोटियों को गले से नीचे उतारना किसी चुनौती से कम थोड़ी ना था। अरे शालू तुम इतनी टैलेंटेड हो, ये राज तुमने आज तक छिपा कर रखा था क्या? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे ये वर्ल्ड मैप कागज पर बनाना कितना मुश्किल है और तुमने रोटी में बना दिया। भाई वाह, टैलेंट तो है मेरी बीबी में। तुम मेरा मजाक बना रहे हो? अरे बाबा, अपनी रोटियां खुद देख लो, हंसी ना आए तो कहना। वो मैंने आज पहली बार बनाई थी ना, इसलिए ऐसी बन गई। मुझे आइडिया नहीं था कि कैसी बनेगी। अरे बेटा बनाई नहीं पर खाई तो होगी ना। आज से पहले कभी खाई है क्या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मोटी पतली जली हुई रोटी? टेढ़े होने से क्या होता है मम्मी जी, जाना तो सब हमारे पेट में ही है ना, खा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लगता है तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे रोटियां बिल्कुल गोल ही चाहिए होती है। अगर ज़रा से भी शेप इधर उधर हो जाए तो मैं वो रोटी खा ही नहीं सकता। और तुमने मुझे ये भारत का नक्शा खाने के लिए दे दिया। ले जाओ अपनी रोटी। आज तो मैं बस सलाद खाकर काम चला लूँगा। अगर तुम चाहती हो कि घर में सभी लोग भरपेट भोजन करें तो रोटी बनाना सीख लो। पूरे परिवार के सामने अपनी किरकिरी करवाने के बाद अब शालू को माँ की कही बातें बहुत याद आ रही थी। ऐसे मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ऐसा करती हूँ, ये कटोरी का ढक्कन है ना, इससे गोल रोटियाँ बनाऊंगी। अब अगले ही दिन से वो कटोरे के ढक्कन से काट काट कर रोटियाँ बनाने लगती है। लेकिन पहले रोटी को खूब बड़ा सा बेलना, फिर ढक्कन से राउंड शेप काटना, इस तरह से रोटी बनाने में उसे काफ़ी समय लग रहा था। और फिर भी रोटियों में वो बात तो आ ही नहीं रही थी। रोटी कहीं से पतली रह जाती तो कहीं से मोटी। देखो निर्मला, बहू को ट्रेनिंग देनी है तो खूब दो, लेकिन मेरी 2 रोटियों पर कोई एक्सपेरिमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे ये कैसी रोटियां बनाई हैं, इतनी सख्त रोटी है कि दांत भी हिम्मत हार रहा है। अरे भाग्यवान, 2 रोटी ढंग की नहीं मिलती इस घर में। बहू से नहीं बनती तो तुम ही बना दिया करो। बहू ये बताओ, क्या हमने कभी तुम पर किसी भी काम के लिए दबाव डाला है? तुम नौकरी करती हो, हम समझते हैं, इसलिए तुम्हारे घर आने से पहले ही दाल सब्जी बना कर रखती हूँ। बस एक रोटियाँ बनाने के अलावा ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है तुम्हारी ऊपर? क्या अपनी बहू से 2 रोटियों की उम्मीद लगाना भी गलत हो गया? आप मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मैं रोटी बनाना नहीं चाहती, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर कर के हार गई हूँ, लेकिन ये रोटियाँ मुझसे बन ही नहीं पाती। मम्मी जी कोई मेड रख लो ना खाना बनाने के लिए, उसके पैसे मैं दे दिया करूँगी। बेटा जितना दिमाग काम से बचने में लगाती है ना तू, उसका आधा भी रोटी बनाने में लगाती तो अब तक सीख चुकी होती। बेटा मैंने पहले भी कहा है और आज फिर से कह रही हूँ, मैं अपने चौके में नौकरों से हाथ नहीं लगवाती। सास की जाने के बाद अरे यार क्या मुसीबत है, ये रोटी रोटी रोटी। चलो रोटी मैं बना तो रही हूँ, उस पर भी गोल रोटी चाहिए, ऊपर से मुलायम भी। मैंने मम्मी की रोटियों को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। मम्मी ठीक कहती थी, मुझे समय से रोटी बनाना सीख लेना चाहिए था। इन रोटियों की वजह से रोज़ रोज़ ससुराल में मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। शालू इंटरनेट पर गोल रोटियां बनाने की ट्रिक ढूंढ रही थी कि उसकी नज़र एक रोटी मेकर के ऐड पर जाती है। अरे बाज़ार में तो रोटी बनाने के लिए रोटी मेकर अवेलेबल है, और मैं इन गोल रोटियों के लिए घर में रोज़ सबसे 10 बातें सुन रही हूँ। बस मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया। आज ही रोटी मेकर खरीद कर ले आती हूँ मैं। उसी दिन शालू बाजार जाकर एक रोटी मेकर खरीद कर लाती है। अरे यार, इस रोटी मेकर में भी ढंग की रोटियां नहीं बन रही है। ये कैसी कच्ची पक्की सी रोटियां बनकर तैयार हो रही है इसमें। मेरे ससुराल वाले तो कभी ऐसी रोटियां नहीं खाने वाले, और रखने के बाद तो इतनी सख्त हो गई है कि मुझसे ही नहीं खाई जा रही।
पता नहीं कब मुझे गोल गोल रोटी बनानी आएगी। आइडिया, अगर मुझे बस गोल रोटियां बेलने में ही दिक्कत है तो ऐसा करती हूँ, इस रोटी मेकर से दबा दबा कर गोल गोल रोटियां बेल लेती हूँ और फिर उसको अपनी ही तवे पर सेक कर सबको खिलाऊंगी। बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे और मेरा ये गोल रोटी बेलने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। बस उस दिन के बाद से तो जैसे शालू को जादू की छड़ी मिल गई थी। अब वो रोटी मेकर का इस्तेमाल सिर्फ रोटी को गोल बेलने के लिए करती थी और उसके बाद रोटियों को अच्छी तरह से सेकने के लिए वो अपने ही तवे का इस्तेमाल करती और सबको गोल गोल नरम रोटियां बनाकर खिलाती। तो दोस्तों, इस तरह शालू की परेशानी तो खत्म हो गई। लेकिन क्या आपको भी शादी के बाद गोल गोल रोटियां बनाने में दिक्कत हुई थी? अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजनाथ अपने बेटे मुकुंद के मुंह पर जोरदार तेज रफ्तार से तकिया फेंकते हैं। पापा, ये क्या बचपना है? बच्चों की तरह कुशन फाइट खेलना चाहते हो क्या? नालायक, बेशरम, बैल बुद्धि। अरे इतना बड़ा गधा हो गया है, फिर भी कोई काम नहीं करता। बस लड़कियों के साथ घूमने दे दो इसे, और क्लब में पार्टी शार्टी करने वही आता है ना तुझे। न काम काज की कुछ पड़ी है और ना ही शादी ब्याह की। सही पकड़े हैं पापा। ज्यादा बदतमीजी ना कर अपने पापा के साथ, ये तेरी उम्र के ना है। वाह मम्मी पापा, वैसे तो आप दोनों भी अपनी उम्र को जवान बताते रहते हो, और जब लेक्चर देने की बारी हो तभी अचानक से आपकी उम्र बूढ़ी हो जाती है। मुकुंद की हंसी मजाक को देखकर राजनाथ और चंदा को बहुत गुस्सा आ जाता है। राजनाथ मुकुंद को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे हंस रहा मुकुंद सीधे सोफे पर जा गिरता है। पापा, ये इतना जोरदार थप्पड़ क्यों क्यों क्यों? अरे निगौड़े कलमुहे, तेरी उम्र के बाकी लोगों की शादियां हो रही है और तू यहाँ पर बैठकर उबासियां दे रहा है। बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अब जब तक तू शादी नहीं कर लेता तब तक तुझे इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। राजनाथ मुकुंद को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। मुकुंद अब बहुत टेंशन में आ जाता है। क्या यार, ये पापा बिना अब मैं किससे शादी करूं यार? बुरी तरह से फंस गया हूं मैं। सैंडविच बनना कैसा होता है ये आज मैं अच्छे से फील कर रहा हूं। मुकुंद को कुछ नहीं सूझता और फिर वो एक लड़की से मिलता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो उस लड़की को किराए पर लाता है और दोनों झूठ मूठ के वरमाला पहनकर राजनाथ और चंदा के सामने आते हैं। अपने बेटे की शादी हो गई है, ये देखकर राजनाथ और चंदा की खुशी 7वें आसमान पर चली जाती है। लो, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो हो गया। ये निधि है। मैं और निधि एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। मैंने आप दोनों को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अब पापा ने सिचुएशन ही ऐसी कर दी कि हम दोनों को शादी करनी ही पड़ी। हाय, कितनी सुंदर है मेरी बहू, मेरी निधि बहू। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की भी नजर ना लगे। थू 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 थू। वाह 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 वाह, शाबाश बेटा। अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। भले ही हमारी गैर मौजूदगी में कर ली तूने ये शादी, लेकिन अच्छा हुआ, फाइनली तूने कर ही ली। ये लो तुम दोनों का शगुन। राजनाथ मुकुंद और निधि को शगुन देते हैं और वो दोनों राजनाथ और चंदा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। मुकुंद और निधि की शादी से राजनाथ और चंदा बहुत खुश थे, लेकिन निधि के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। ठाट बाट को देखकर तो ये लोग बहुत अमीर लगते हैं। अच्छा हुआ जो ये घन चक्कर आदमी मुझे इस घर में ले आया। हमारी शादी तो हुई नहीं, हूँ तो मैं अब भी कवारी ही। अब देखो कैसे ये कवारी बहू चाल चलती है। तभी वहां पर चंदा आ जाती है और निधि को तिजोरी की चाबी देती है। ये लो निधि बहू, ये तिजोरी की चाबी है। अब तो इस घर की बहू है, इसलिए ये तिजोरी को संभालने का बोझ मैं अपने सर से उतार कर तेरे सर पर रख रही हूँ। थैंक यू माँ जी, आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं उसे सही से संभालूंगी। चंदा वहां से चली जाती है और तिजोरी की चाबी को देखकर निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। निधि को तो बिना कोई चाल चले ही सारा पैसा मिल गया।
मुकुंद राजनाथ के साथ दुकान संभालने लगता है और वो निधि को रोजाना पैसे देने लगता है। एक दिन दादी सास संतोषी आती है। जग जग जिया मुकुंद लल्ला, निधि बहू, चलो अपनी पोता बहू को देखने का सुख आखिरकार मिल ही गया इस बुढ़िया को। ये लो निधि बहू, ये जेवर है, शगुन के तौर पर रख लो, बहुत खूबसूरत लगोगी तुम इन्हें पहन कर। संतोषी निधि को एक नहीं बल्कि 4-4 ज्वेलरी सेट्स देती हैं और निधि उन्हें देखकर मन में कहती है, ओ लाला, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। थैंक यू दादी जी, ये जेवर नहीं, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, मैं इन्हें हमेशा सहज कर रखूंगी। अरे बहू, सिर्फ सहज कर, शोपीस की तरह मत रखना, इन्हें पहनना भी। जी पापा जी। घर वाले निधि को बहुत प्यार करने लगते हैं। ये ले निधि बहू, तो उस दिन कह रही थी ना कि तुझे बेसन की बर्फी बहुत पसंद है। मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाई है, ले चख कर बता कि कैसी है। ओ मम्मी जी, सच में आप मेरी सास नहीं माँ हो, वरना इतना कोई नहीं करता किसी के भी लिए। आई लव यू माँ जी। निधि बहू, अब आराम से खाओ और फिर थोड़ा सो जाओ। सुबह से उठी हो तुम, लगातार नॉन स्टॉप काम कर रही हो। थैंक यू पापा जी, रियली दुनिया के बेस्ट सास ससुर का अवार्ड तो आप दोनों को ही मिलना चाहिए। अब हुआ यूं कि घर वालों के इस प्यार से निधि का लालची मन अब एक अच्छे और नेक मन में बदलने लगता है। मुकुंद निधि को कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाता है, थिएटर में, शॉपिंग मॉल में, और तो और वो दोनों शिमला में भी हनीमून को जाते हैं। वहां पर अलाव के सामने साथ में बैठकर, हाँ पापा, अभी हमने डिनर किया है और होटल के गार्डन में अलाव के सामने बैठे हैं। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है यहाँ। जी जी जी, गुड नाइट। आप भी माँ, दादी और अपना ख्याल रखिएगा। मुकुंद फोन कॉल कट किए बिना ही साइड में रख देता है और निधि से बातें करने लगता है। निधि, तुम्हें मैं लाया तो था किराए की बीवी बनाकर, और हमारी शादी नहीं हुई है, ये सब एक झूठ है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे ये झूठे प्यार का नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। पागल हो रहा हूँ मैं तुम्हारे पीछे, जोग लग गया है मुझे तुम्हारे प्यार का। आई लव यू निधि। आई लव यू टू मुकुंद। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस नाटक का ये खूबसूरत अंजाम होगा। हमारी शादी हुई तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरा एक अच्छे पति की तरह इतना ख्याल रखते हो, सब मेरी इतनी देखरेख करते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे मेरी दुनिया मिल गई है, मेरी मंजिल मिल गई है। मुकुंद और निधि दोनों भी एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर वो दोनों बर्फीली पहाड़ी पर जाकर बहुत घूमते हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं, नाव की सवारी करते हैं, मंदिर में जाते हैं और काफी सारे प्यार भरे लम्हे गुजारते हैं, जिससे उनका रिश्ता और भी पक्का, गहरा और खूबसूरत हो जाता है। जब वो हनीमून से घर लौटते हैं तब राजनाथ, चंदा और संतोषी उन तीनों को गुस्सैल आंखों से देख रहे थे। क्या हुआ? आप सब हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? दादी, आपने जो जो कहा था मैं सब लाया हूँ शिमला से। माँ जी, कोई भूल चूक हो गई है क्या हमसे? बताइए ना। मूर्ख लड़के, निकल जा इस घर से। तुझे क्या लगा हमें कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि तुमने झूठी शादी की है? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तूने मुकुंद लल्ला? ये तूने सही नहीं किया बेटा। कल रात को जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें कॉल किया था तब तुम कॉल कट करना भूल गए थे और तुम्हारी और निधि बहू की सारी बातें हमने सुन ली। मुकुंद और निधि दोनों भी शर्म से गर्दन नीचे झुका लेते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं। निकल जा नालायक, क्योंकि जब तू बाहर जाएगा तभी ही तो पंडित जी को लाएगा ना। राजनाथ के इतना कहते ही चंदा और संतोषी दादी मुस्कुराते हैं और मुकुंद और निधि भी भावुक होकर मुस्कुराते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू पापा। कल मैंने तुम दोनों की झूठी शादी के सच के साथ साथ
तुम्हारे प्यार के रिश्ते के बारे में भी सुना और वहीं पर हम तीनों पिघल गए। खुश रहो बच्चों, शादी की मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो चंदा। इस तरह मुकुंद और निधि की धूमधाम से शादी होती है और पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है।